हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि विगत वर्षों में जो यूपी टेट से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन बने हैं हिंदी का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टिकोण से 2026 में इस बार पूछने की इस पूरी संभावना है। तो दोस्तों मेरे साथ लगातार आप लोग बने रहिएगा और इस वीडियो के माध्यम से चलते हैं, वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ए भारोपीय, बी द्रविड़, सी आस्ट्रिक, डी चीनी तिब्बती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। जो आरोपीय भाषा होता है वह हिंदी भाषा का एक पारिवारिक भाषा होता है और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चनों को एग्जामिनर के द्वारा बार बार पूछ दिया जाता है, तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा। इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है कि अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग लगा है? ए अ, बी अत, सी अति और डी अत्य। जब भी क्वेश्चन में उपसर्ग पूछे तो हमें कुछ नहीं डरने का काम है। कोई भी अर्थ हो, सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, उसका संधि विच्छेद कर देंगे। तो अत्यधिक का संधि विच्छेद होता है अति धन अधिक। यहाँ पर अति धन अधिक है, तो जो अति है वह मूल शब्द है, जो अधिक है वे सार्थक शब्द है। तो जब भी मूल शब्द जब निकालेंगे उपसर्ग का, जो जो अधिक अत्यधिक होगा तो उपसर्ग जब भी लगता है तो किसी शब्द के आगे लगता है। जो अति होगा यही मूल शब्द होगा और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, अति। इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है में कौन सा कारक है? यहाँ पर ऑप्शन में ए दिया है आपादान, बी संप्रदान, सी करण, डी अधिकरण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, आपादान कारक। आपादान कारक का एक चिन्ह होता है, मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों। एक ऐसा ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि आपादान कारक वह आपादान होता है जहाँ पर किसी शब्द में एक अलग होने का बोध हो, किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से तुलना किया जाए या अलग होने का भाव हो, तो वह आपादान कारक होता है। और चिन्ह अलग होने की ही भेद से किया जाए। यहाँ पर जो कुल्हाड़ी से जो वृक्ष काटा जा रहा है, तो वृक्ष से क्या कर रहा है, कुल्हाड़ी से क्या कर रहा है, काट कर वृक्ष से अलग कर रहा है। तो यहाँ पर एक अलग होने का भाव प्रतीत हो रहा है। तो ऐसे हम जान जाएंगे कि ये एक अपादान कारक है। इसी में एक करण कारक का भी मेंशन किया गया है। तो करण कारक का चिन्ह होता है से के द्वारा, से के द्वारा, जिसमें किसी काम का, किसी साधन का क्या किया गया है, बोध किया गया है। जैसे कि राम जो है कलम से लिखता है, एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो जो राम है वह कलम से लिख रहा है, तो यहाँ कलम जो है एक साधन का रूप है, तो एक करण कारक हो जाएगा। और इसी में एक संप्रदान कारक का भी मेंशन किया गया है। तो संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है का के लिए, का के लिए होता है। इसका एक पहचान का ट्रिक है कि जब भी किसी के कार्य के लिए कुछ किया जाए, मतलब कोई कार्य करने के लिए कुछ किया जाए, ये कुछ दिया जाए, तो इसमें संप्रदान कारक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि कुछ दान दिया जाए, तो यहाँ पर कुछ दान देने की बात किया गया है, तो एक संप्रदान कारक हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन में एक अधिकरण का भी मेंशन किया गया है। तो अधिकरण जो कारक होता है वह एक एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि एक दोस्तों जो अधिकरण कारक होता है उसमें किसी स्थान का बोध होता है, कि स्थान होने का एक बोध होता है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है। यहाँ पर चिड़िया जो है एक पेड़ पर बैठी है, तो बैठने का बोध है कि वो क्या कर रही है, ये किसी एक स्थान पर ही बैठी है। तो जहाँ पर भी बैठने का बोध हो तो वह अधिकरण कारक होता है दोस्तों। तो यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी टेट का यह फेवरेट क्वेश्चन है। इसे हर बार पेपरों में, हर शिफ्ट में जो होता है एग्जामिनर इससे क्वेश्चन जरूर बना देता है, तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर चौथा, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो बुढ़ापा शब्द है यह एक भाववाचक शब्द है। यदि किसी वस्तु में गूढ़ अवस्था, दशा का बोध हो, जो क्या करता है,
विभावाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख दें कि जो भावाचक संज्ञा के अंतर्गत जो एग्जाम्पल आएंगे वे बुढ़ापा आ जाएगा, मिठास आ जाएगा, बचपन आ जाएगा, सुंदरता आ जाएगा। ये सारी एग्जाम्पलें बुढ़ापा के अंतर्गत आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में एक जातिवाचक क्वेश्चन का भी एक मेंशन किया गया है। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी पूरी जाति या किसी वर्ग का क्या करे, बोध कराए। जो जातिवाचक संज्ञा होता है वह किसी जाति वर्ग का बोध कराए। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या करे, एक लड़का हो गया, पर्वत हो गया, नदी हो गया, शहर हो गया, पुस्तक हो गए। ये सारी क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इसी क्वेश्चन में एक द्रव्यवाचक संज्ञा का भी मेंशन किया गया है कि द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी वस्तु या द्रव्य का बोध कराए, जिसे हम नापा जा सकता है, तोला जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सोना हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, ये सारी क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। और इसी क्वेश्चन में एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का भी मेंशन किया गया है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है जो किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराता है, जैसे राम हो गया। राम क्या है, एक विशेष व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है। हिमालय पर्वत हो गया, गंगा हो गया, एक दिल्ली हो गया। दिल्ली शहर जो है एक विशेष शहर को क्या कर रहा है, एक प्रतीक कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो इस सारी क्वेश्चनें जो है यूपी टेट में अक्सर इनसे जरूर क्वेश्चन 1-2 नंबर का जरूर पूछ लिया जाता है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे जरूर देख कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां कि विराम चिन्ह का नाम क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का क्या नाम है, तो आप लोग क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है ए अल्प विराम, बी अर्ध विराम, सी पूर्ण विराम, डी उप विराम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, अर्ध विराम। अर्ध विराम जो होता है यह क्या करता है, शब्द में कुछ देर तक अधिक तक रुकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसी वाक्य में कुछ देर तक रुकने के लिए हम क्या करते हैं, हम अर्ध विराम का ही प्रयोग करते हैं। और इसी क्वेश्चन में एक अल्प विराम का भी मेंशन किया गया है। अल्प विराम जिसे इंग्लिश में कोमा कहा जाता है, यह क्या करता है, शब्द में थोड़ी देर तक रुकने के लिए या एक शब्द को अलग करने के लिए या रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और इसी क्वेश्चन में एक पूर्ण विराम का भी मेंशन किया गया है। जो पूर्ण विराम होता है वो क्या करता है, जब किसी वाक्य का अर्थ पूर्ण हो जाता है। जब कोई वाक्य हम सेंटेंस बनाते हैं और वह कंप्लीट रूप से क्या होता है, पूर्ण हो जाता है, तो हम पूर्ण विराम का ही प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें कि मोहन घर जा रहा है। एक छोटा सा एक सेंटेंस है जिसमें कहा गया है कि मोहन घर जा रहा है। तो इसमें क्या किया गया है कि एक जो वाक्य ये पूर्ण रूप से क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि ये एक पूर्ण विराम के रूप में इसे कहा जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही माध्यम था, कहने का तात्पर्य था कि एक यूपी टेट और उत्तर प्रदेश की जितनी भी आगामी परीक्षाएं हुए हैं हिंदी से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे बार बार एग्जामिनर के द्वारा ऐसे क्वेश्चनों को क्या किया है, रिपीट कर दिया जाता है। आप लोग इसे ज़रूर देख कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ए अत्यधिक प्रिय होना, बी कष्ट देना, सी पालतू होना, डी नाक साफ करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर इसलिए होगा कि अधिक प्रिय होने का मतलब होता है कि क्या होना, अत्यधिक प्रेम होना, किसी व्यक्ति से लगाव हो जाना या प्यार हो जाना ही क्या होता है, नाक के बाल होने का एक मुहावरे का एक शाब्दिक अर्थ होता है। और इसी में एक दिया है कि कष्ट देना, हम किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, कष्ट देने की प्रतीक कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर, अधिक प्रिय होना। इस वीडियो का 7वां क्वेश्चन है कि जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है अज्ञ, बी सर्वज्ञ, सी बहुज्ञ, डी कृतज्ञ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ जो होता है
जो सब कुछ जानने वाला होता है उसके लिए एक शब्द है। इसी क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए में अज्ञ का मेंशन किया गया है कि अज्ञ किसे कहते हैं, तो जो कुछ न जानता हो, ऐसा शब्द जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ कहा जाता है। और इसी क्वेश्चन में बहुज्ञ का भी मेंशन किया गया है, जो व्यक्ति बहुत ही जानकार हो उसे बहुज्ञ कहा जाता है, एक शब्द कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर डी में एक ऑप्शन मेंशन किया गया है कि कृतज्ञ किसे कहते हैं, तो जो किए गए उपकार को मानता हो, ऐसे शब्द को जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सर्वज्ञ। यह यूपी टेट में प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो का 8वां क्वेश्चन है कि चौराहा में कौन सा समास है। ए बहुब्रीहि समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास, डी तत्पुरुष समास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, द्विगु समास। सबसे पहले मैं बता दूं कि द्विगु समास का जो ट्रिक होता है तो आप लोग अपने दिमाग में याद रखिएगा कि जब भी जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो या गिनती से स्टार्टिंग हो, जैसे गिनने पर उसके अर्थ में गिनती होने का भाव हो, तो क्या कर देंगे, चौर द्विगु समास लगा देंगे। एग्जाम्पल पे यहाँ पर जो दिया है चौराहा, तो यहाँ पर क्या किया गया है, चौराहा में 4 राहों का एक समूह दर्शाया गया है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लगा देंगे कि ये द्विगु समास होगा। और इसी समास में एक क्वेश्चन में एक द्वंद्व समास का भी मेंशन किया गया है कि जो द्वंद्व समास होता है जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और का लोप हो या आपस में क्या हो, विलोम शब्द हो, तो हम द्वंद्व समास लगा देंगे। एग्जाम्पल पे देख लेंगे कि माता पिता, दिन रात, पाप पुण्य, ये सब क्या है, द्वंद्व समास का क्या है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एग्जाम्पल है और इसका ट्रिक के माध्यम से हम लगा देंगे। इसी क्वेश्चन में एक बहुब्रीहि समास का भी मेंशन किया गया है कि जो बहुब्रीहि समास होता है उसे कैसे पहचानेंगे। तो बहुब्रीहि समास का एक ही ट्रिक है कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। और एक ऐसा ट्रिक है कि एक एग्जाम्पल पे देख के हम बता देंगे कि जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें ज़्यादातर जो देवी देवताओं के नाम से स्टार्टिंग होता है, जैसे कि लंबोदर हो गया, जैसे लंबा हो जिसका उदर, गणेश, पीताम्बर, पीले वस्त्र है जिसके, कृष्ण, एक बहुब्रीहि समास का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। और इसी क्वेश्चन में एक तत्पुरुष समास का भी मेंशन किया गया है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस समास में अंतिम पद क्या हो, समास हो और दोनों पदों के बीच क्या हो, कारक विभक्ति का लोप हो, तो ऐसे में हम तत्पुरुष समास ही ट्रिक करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि राजपुत्र, राजा का पुत्र हो, तो यहाँ पर जो राजा का पुत्र है वहाँ का क्या हो, विभक्ति का लोप किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल पे देख लेंगे रोम युक्त, रोग से मुक्त, यहाँ पे रोग से क्या किया गया है, मुक्त किया गया है, अलग किया गया है, तो यहाँ विभक्ति का लोप हुआ है। तो ऐसे में हम तत्पुरुष समास क्या करेंगे, लगा देंगे। और क्वेश्चन नंबर 9वां, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। ए शांत रस, बी रौद्र, सी वीर, डी श्रृंगार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो उत्साह है वह वीर रस का स्थायी भाव है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी काव्य में उत्साह हो, वीरता, शौर्य या कठिन कार्य करने जैसी कोई प्रेरणा दिखे आपको एग्जाम्पल में, तो आप तुरंत क्या करेंगे, ट्रिक लगा देंगे कि क्या होगा, वीर रस ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो खूब लड़ी मर्दानी वती झांसी वाली रानी, ऐसे एग्जाम्पल को देखकर हम तुरंत अपने माइंड में मैपिंग कर लेंगे ये क्या है, वीर रस है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। इसी क्वेश्चन में एक श्रृंगार रस का भी मेंशन किया गया है। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, जिसमें नायक और नायिका की प्रेम और सौंदर्य का बिछड़ने का वर्णन होता है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति प्रेम होता है। इसी क्वेश्चन में एक रौद्र रस का भी मेंशन किया गया है कि जब किसी व्यक्ति के अनुचित व्यवहार या शत्रु की दृष्टता या अपमानित देखकर जो हमारे अंदर जो क्रोध की भावना उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे रौद्र रस कहते हैं। और अक्सर परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है या क्रोध जो है उसका कौन सा रस होता है, तो रौद्र का जो स्थायी भाव जो होता है क्रोध होता है। इसी क्वेश्चन में एक
शांत रस का भी मेंशन किया गया है कि शांत रस किसे कहते हैं। और अक्सर एग्जामिनर के द्वारा पूछ दिया जाता है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रस से। ये हर बार विभिन्न ऑल एग्जाम भी जितने उत्तर प्रदेश में एग्जाम हुए हैं इनसे 1 से 2 क्वेश्चन हर बार टच कर दिया जाता है। तो जो शांत रस होता है उसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान है ए तालु, बी मूर्धा, सी कंठ, डी दंत। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा क वर्ग का, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, कंठ हो जाएगा। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, जो कंठ से जब भी हम कोई उच्चारण करते हैं और बोलते समय हमारी जो कंठ से निकलती है, जो गले में कंपन होकर महसूस होती है, वे कंठ के अंतर्गत आती है। और क वर्ग में क ख ग घ अंग ये क्या करते हैं, ये क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और अक्सर परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन क वर्ग में आते हैं। इसी क्वेश्चन में एक तालु का भी मेंशन किया गया है। ये तालु जो होता है वे च वर्ग के अंतर्गत आता है। जितने भी च वर्ग में आते हैं वे तालु के अंतर्गत आते हैं। च वर्ग में च, छ, ज, झ और इया आता है। और इसी क्वेश्चन में एक मूर्धा का भी क्या किया गया, मेंशन किया गया है। जो मूर्धा के अंतर्गत आते हैं वे ट वर्ग में आते हैं। जो बोलते समय जीभ जो है झटके से ऊपर से टकराती है वे ट वर्ग में आते हैं। ट वर्ग में जो होते हैं ट, ठ, ड, ढ, अ, इया आता है। और इसी क्वेश्चन में एक दंत का भी मेंशन किया गया है। जिन वर्णों में उच्चारण में जीभ की जो नोक होती है वे छूते हुई जाती है वे क्या होते हैं, वे दंत में आते हैं। और दंत में ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है, त, थ, द, ध, न। जितने भी उच्चारण करते समय जो भी हमारी जो वर्णमालें हैं वे हमारी दंत से यदि टकराती हैं तो हम तुरंत जान जाएंगे कि क्या है, ये दंत वर्ग में आते हैं। और एक यूपी टेट में प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उसमें व्यंजन है। तो इसे एक ट्रिक के माध्यम से देख लेंगे। जब भी उच्चारण करते समय हमारे मुंह से यदि ऊष्मा का जैसे भाव उत्पन्न हो, जैसे लगे कि हमारे मुंह से ऊष्मा निकल रहा है, तो भाप निकल रहा है, तो ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसमें से एक स आता है, एक बड़का स आता है, एक छोटा स आता है, श, 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 ह आता है। ये चारों ही क्या है, एक ऊष्म व्यंजन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस क्वेश्चन का आप उठाकर देख सकते हैं, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। इस वीडियो का 11वां क्वेश्चन है कि आम कैसा शब्द है। ए तत्सम, बी तत्भव, सी देशज, डी विदेशज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, तत्भव हो जाएगा। क्योंकि तत्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्द से निकलते हैं लेकिन समान बोलचाल की भाषा में क्या होते हैं, समान होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो हिंदी के शब्द होंगे वे सभी तत्भव शब्द होंगे। जैसे आम दिया है, पानी दिया है, ये सारे जितने भी ये जो हिंदी के जो शब्द होंगे हम देख कर तुरंत ही बता देंगे कि ये क्या है, ये तत्भव शब्द हो। और इसी क्वेश्चन में एक तत्सम शब्द का भी मेंशन किया गया है कि तत्सम शब्द क्या होता है। तो सबसे पहले तत्सम शब्द को निकालने के लिए हम तत्सम शब्द का क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तत्दंसम का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। जितने भी वर्ड जो होते हैं वे संस्कृत के समान होते हैं, उन्हें क्या करेंगे, तत्सम शब्द हम ट्रिक कर देंगे। और एग्जाम्पल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल जैसे आम दिया है तो आम का तत्सम शब्द जो होता है वह आम्र होता है। जैसे अग्नि दिया है, अग्नि का मतलब होता है आग होता है। जैसे अग्नि जो होता है, अग्नि का जो जो होगा तत्व शब्द वह आग होगा। और दुग्ध जो होता है वह दूध का होता है। जितने भी मतलब कहने का मतलब ये है, जितने भी संस्कृत के जो शब्द होंगे वह तत्सम शब्द होते हैं। इसी क्वेश्चन में एक देशज शब्द का भी प्रयोग किया गया है। देशज शब्द किसे कहते हैं, देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिसकी उत्पत्ति कोई लिखित स्रोत ना हो बल्कि वह क्षेत्र स्थानीय भाषा, अर्थात जो हम अपनी देसी भाषाओं में, अपने गांव के भाषा में, अपने क्षेत्र के भाषा में जितनी भी भाषाएं बोलते हैं वे देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा के दृष्टिकोण से इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जामिनर के द्वारा पूछ दिया जाता है। और यही यूपी टेट, सी टेट के अलावा ये बहुत ही यूपी पुलिस, एसआई, दरोगा जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश में पेपरें हुए हैं उससे रिलेटेड इसे जरूर क्वेश्चन के पूछ दिया जाता है। तो देशज शब्द में हम बोलचाल बोले जाते हैं स्थानीय भाषा
भाषा में, जैसे लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, झोला हो गया, ये सभी देशज शब्द के आते हैं। इसी क्वेश्चन में एक विदेशज शब्द का भी मेंशन किया गया है। तो जो विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं को जैसे प्रयोग किया जाता है, जैसे अरबी हो गया, अंग्रेजी हो गया, फारसी हो गया, तुर्की हो गया, सभी विदेशज शब्द है। अरबी भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वकील किस प्रकार का शब्द है, अमीर किस प्रकार का शब्द है। तो जो वकील है, जो अमीर है, ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। दोस्तों, मेरा इस वीडियो का बनाने का एक ही मकसद था कि हमें क्या करूं, यदि वीडियो को थोड़े थोड़े वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को ये प्रोवाइड कराऊं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में जो क्षत्रिय वर्ड दिया है किसके योग्य से बना है, तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है कि आधा क प्लस स, और बी दिया है आधा क प्लस श, और सी दिया है क प्लस छ, और डी दिया है आधा क प्लस स। तो इस क्वेश्चन का जो 12वीं का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंसर ए इज द बेस्ट आंसर, आधा क प्लस स हो जाएगा। यह जो वर्णमालाएँ हैं, यह यूपी जो सी टेट की जितने भी एग्ज़ाम हुए, इसे ज़रूर एक ना दो क्वेश्चन जरूर ही फिक्स क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसी क्वेश्चन में एक त्र का भी मेंशन कर दिया जाता है। ये त्र होता है वो आधा त प्लस रस्सी वाला र से मिलकर बना होता है, और एक स्र भी होता है, जो स्र होता है वह बड़ा स और प्लस रस्सी वाला र से मिलकर बना होता है। और इसी क्वेश्चन में एक अल्पप्राण का भी मैं उल्लेख कर दे रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ दिया था कि अल्पप्राण जो वर्ग होता है वह किस वर्णमालाओं को कहते हैं। जो अल्पप्राण होता है वे प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5वां अक्षर अल्पप्राण होता है। क, ग, अंग जो है वो अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। एक ही में अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो जो दोस्तों अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होती है। और मैं यह भी बता दूं जो उसमें व्यंजन होती है उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, यह भी एग्जामिनर के द्वारा पूछ दिया जाएगा कि उसमें व्यंजन की जो संख्या होती है वे 4 होती है, और कौन कौन सी होती है। तो बड़का स, षटकोट वाला स, फिर स और ह, ये चारों ही उसमें व्यंजन होती है। और यह भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि महाप्राण वर्णों में कितने वर्णों को कहा जाता है। जो ख और ग होता है, ख और ग वर्ग जो है वह प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर ही महाप्राण के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि आकाश का विलोम शब्द है। ए धरती, बी पाताल, सी अनर्थ, डी अनग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि आकाश का विलोम शब्द पाताल होगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों की अपोजिट वर्ड है। आकाश का पाताल हो जाएगा, फिर पाताल का आकाश हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर हर बार रिवर्स पैटर्न पर पूछ देता है। और इसी क्वेश्चन में एक धरती का भी मेंशन किया गया है कि धरती का विलोम शब्द क्या होगा। तो जो धरती का विलोम शब्द होगा वो अंबर हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन में एक अनक का भी मेंशन किया गया है कि अनक का विलोम शब्द क्या होगा। तो जो अनग होगा उसका विलोम शब्द अग होता है। और यह भी मैं बता दूं दोस्तों कि हमारे जितने भी आगामी परीक्षाएं यूपी टेट में हुआ है, इसी विलोम शब्द के पैटर्न पर रिवर्स क्वेश्चनों को एग्जामिनर बार बार पूछता है। और मैं एक और बात बता दूंगा आप लोग को कि यूपी टेट में जब भी कोई भी विलोम शब्द आए तो आप लोग क्या किएगा कि जब भी कोई शब्द तत्सम शब्द होगा तो उसका विलोम शब्द तत्सम ही चॉइस कीजिएगा। यदि तत्भव शब्द विलोम शब्द में पूछा गया है तो उसका जो विलोम शब्द होगा वह तत्भव शब्द ही होगा। आप लोग इस ट्रिक को जरूर आजमाइएगा, आप लोग को सही होने का 100% चांस होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि खग किसका पर्वतीय शब्द है। ए पहाड़, बी वायु, सी पक्षी, डी गधा। तो जो खग है यह किसका पर्वतीय शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, पक्षी। पक्षी है जो खग का पर्वतीय शब्द है। इसी क्वेश्चन में एक पहाड़ का भी मेंशन किया गया है, पर्वत का मेंशन किया गया है कि पहाड़ का पर्वतीय शब्द क्या है। तो पहाड़ का पर्वतीय शब्द गिरी, अचल, शैल, ये सब क्या है, पहाड़ का पर्वतीय शब्द है। और दूसरे में वायु का भी मेंशन किया गया है कि वायु का पर्वतीय शब्द क्या है। तो वायु का पर्वतीय शब्द हवा, समीर, वात, ये क्या है, वायु का पर्वतीय शब्द है। और इससे भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक गधा का भी इसमें पर्वतीय शब्द दिया है कि गधा का जो पर्वतीय शब्द होता है वह क्या होता है। तो उसका खर होता है, गर्धव होता है, राशव होता है। ये तीनों ही गधा का पर्वतीय शब्द है। और पर्वतीय शब्द से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
यूपी टेट में अक्सर एग्ज़ाम में एग्जामिनर के द्वारा पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसे ज़रूर देख कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। दोस्तों इस पे क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि जठराग्नि, बी दावानल, सी बड़वानल, डी कामाग्नि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि जंगल में लगने वाली आग को जो दावानल कहा जाता है, जो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इसी क्वेश्चन में एक जठराग्नि का भी मेंशन किया गया है कि जठराग्नि किसे कहते हैं। तो एग्जामिनर इससे भी क्वेश्चन बना सकता है कि जो पेट में लगने वाली आग जिसे भूख कहते हैं उसे जठराग्नि भी कहा जाता है। और इसी क्वेश्चन में एक मेंशन किया गया है बड़वानल। बड़वानल किसे कहते हैं, तो समुद्र के भीतर लगने वाली आग को बड़वावन भी कहा जाता है। और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे एग्जामिनर बार बार इसी प्रीवियस क्वेश्चनों के आधार पर यूपी टेट में, उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यूपी टेट और सी टेट में, ऐसे क्वेश्चनों को बार बार वह पूछता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे ही वीडियो आप लोग को लाता रहूँगा। यदि वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो ऐसे वीडियो के आगामी परीक्षाओं के लिए आप लोग एमडी इरफान सर के नाम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।